हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे, क्लास 9th का साइंस स्टार्ट किए थे। एक आध दो लेक्चर इसके पहले वाले चैप्टर को था और ये आज आपका नया चैप्टर है, चैप्टर 3 है। बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके आने वाले केमिस्ट्री में हमेशा मिलने वाला है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से सीख लेते हैं तब आगे केमिस्ट्री आपके लिए ईजी हो जाएगी, अन्यथा आप उसी में जूझते रहेंगे और केमिस्ट्री आने वाली नहीं है। तो जैसा कि चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, चैप्टर 3 है आपका परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो चैप्टर 3 क्या है आपका, परमाणु एवं अणु। इसको जानने से पहले कुछ चीजें और हैं, उनको हम लोग जानेंगे। ठीक, परमाणु क्या है, अणु क्या है, डायरेक्टली इस बात पर अगर इस शब्द पर बात करेंगे थोड़ा सा कम सही रहेगा। हम लोग इस पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ चीजें हैं उनको हम लोग समझ लेंगे, तब इस बात पर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले है आपके सिलेबस में एक है रासायनिक संयोजन का नियम। क्या भैया? रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक ना, बात समझ में, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, रासायनिक संयोजन का नियम है क्या। बहुत कुछ कठिन चीज नहीं है, आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आने वाली है। देखो, रासायनिक संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? योग। संयोजन का मतलब क्या होता है भैया? योग होना। ठीक, और रासायनिक का मतलब क्या है? केमिकल। रासायनिक रूप से योग कैसे होगा? तो जैसे कोई भी पदार्थ जो है बनता है तो उसमें कई सारे परमाणु या अणु हो सकते हैं। हालांकि परमाणु या अणु की बात अभी नहीं करेंगे, बहुत सारे अन्य पदार्थ हो सकते हैं, ठीक, जिससे मिलकर के वो बन सकता है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, रासायनिक संयोजन के नियम में जैसे हम बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अगर इनको विभाजित किया जाए, क्या किया जाए? विभाजित किया जाए, तो ये छोटे छोटे अणुओं में टूटते जाते हैं। क्या होते हैं भैया? टूटते जाते हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं, अगर उनको हम लोग विभाजित करेंगे तो छोटे छोटे अणुओं में टूटते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब ये विभाजित होना बंद हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अगर उनको विभाजित करेंगे तो छोटे छोटे अणुओं में टूटते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी आ जाएगी स्थिति कि वो विभाजित होना बंद हो जाएगा, अर्थात और भी छोटे अणु में टूटना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो टूटना बंद हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि यह क्या है? अविभाज्य है। क्या है भैया? अविभाज्य है। ठीक, तो अविभाज्य से एक शब्द आएगा, अविभाज्य का मतलब क्या है? जिनको और भी छोटे अणुओं में क्या हो? विभाजित ना किया जा सके, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? अविभाज्य बोलेंगे। क्लियर? तो अब परमाणु और अणु हमारे आपके ऐसे ही हैं। परमाणु जो है इसको हम लोग इंग्लिश में एटम्स बोलते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। ठीक ना, जिनको हम लोग और भी छोटे अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी के आधार पर जो है वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च किए, प्रैक्टिकल किए और प्रयोग किए और 2 नियम बनाए। रासायनिक संयोजन के 2 नियम बनाए, और वो कौन कौन से नियम है? पहला है द्रव्य की अविनाशिता का नियम,
ठीक, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे बोलते हैं। क्या? द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा आपका नियम क्या है भैया? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक, तो ये रासायनिक संयोजन का नियम क्या है आप लोग समझिए कि यही है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, किसी तरह से जो टूटना बंद हो जाते हैं, यानी कि अविभाज्य कण हो जाते हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है, जो छोटे छोटे कण है, बहुत सारे कण हो गए तब जाकर एक पदार्थ बना होगा। ठीक, तो इसके प्रयोग के आधार पर रासायनिक संयोजन के दो नियम बने। कितने नियम बने भैया? दो नियम बने। एक एक को हम लोग समझते हैं। अभी परमाणु पर हम आएंगे फिर से। ठीक, बस अभी परमाणु है क्या इसको हम बताना चाह रहे हैं। परमाणु डिटेल में क्या है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एकदम मजा आएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये हमारी आपकी भले ही डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं हो रही है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर ही हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। ठीक, पहला नियम क्या है आपका भैया? द्रव्यमान संरक्षण, या बोल सकते हो अविनाशिता का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोले या हम लोग बोल सकते हैं अविनाशिता का नियम। देखो इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना? ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है कोई भी पदार्थ हो, बल्कि वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक ना? कैसे, ध्यान समझिएगा। जैसे कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लो कोई भी पदार्थ जिसको हम लोग बोल सकते हैं अभिकारक। ठीक ना? और कोई अभिक्रिया हुई, अभिकारक से क्या बन गया? उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद। ध्यान समझिएगा, जो भी इसकी मात्रा होगी, मान लेते हैं कि अगर 10 kg है तो जो उत्पाद बनेगा वो भी 10 kg ही रहने वाला है। समझे? यानी इसके द्रव्यमान का विनाश नहीं होगा। इसी बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलेंगे? हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलेंगे। ठीक ना भैया? तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अभिकारक 10 kg, अभिकारक मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ भी पदार्थ मिलकर के अगर एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो जैसे आप गेहूं ले जाते हो चक्की पर पिसाने के लिए, क्या, जैसे आप गेहूं ले जाते हो चक्की पर आटा पिसाने के लिए, तो गेहूं से क्या बन जाता है? आटा। ठीक ना? क्या अगर आप 20 kg गेहूं दिए हो तो क्या ये 10 kg होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। ये 20 का 20 ही रहता है। बस वो अलग बात है, दुकानदार वाले आप लोग कहते हैं कि आधा किलो 1 किलो बोलते हैं, हम देहात की भाषा बोलते हैं जरवन। जरवन मतलब जब पीसा जाता है तो कुछ जल जाता है उसमें। जब पीसा जाता है तो आधा किलो 1 किलो जल जाता है, लेकिन उतना नहीं जलता है। आपको लगभग जितना आप गेहूं दिए उतना केजी आटा आपको चक्की वाला देता है। बात समझ में आ रही ना? तो जो जलता भी है उसमें क्या होती है, कुछ अन्य चीजें निकलती, कुछ एनर्जी निकल जाती है, तो कुछ जो है जैसे जो जल गया पदार्थ वो निकल गया उसमें का कुछ आटा, लेकिन रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो नष्ट हो गया। तो गेहूं से आटा बनेगा उतना ही मात्रा है। सेम उसी तरह से कोई भी पदार्थ जब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है तब क्या होता है, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है।
उतना ही द्रव्यमान रहने वाला है। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम, यानी कि द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है। क्लियर ना? किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना? तो अगर कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक, देखो आप लोग को और भी थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। जैसे ये तो इन सिंपल ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और भाई साहब आते, एक वैज्ञानिक का नाम आप लोग जानते होंगे, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक प्रयोग किया था और एक फार्मूला निकाला था, E बराबर mc²। ये एनर्जी का फार्मूला है, E बराबर mc², मतलब ऊर्जा। ठीक ना? E क्या है? ऊर्जा है। m क्या है? द्रव्यमान है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल है। तो ये जो है, इस फार्मूले से इस बात में थोड़ा बहुत किसी किसी कंडीशन में इसका विरोध भी हुआ था, यानी कि ये बात सत्य है लेकिन सदा सत्य नहीं है। जब आइंस्टीन ने प्रयोग करके फार्मूला निकाल दिया था, तब वहां पर किसी किसी कंडीशन में इस बात का खंडन भी हो रहा था। ठीक, अब कहाँ कैसे खंडन हो रहा है आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर अभी इतना आप लोग समझना जरूरी है। ठीक ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चले आगे। ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण या अविनाशिता का नियम। किसी को कोई दिक्कत हो बोल सकते हो, मिटाए इसको। अब देखो ध्यान से, अब दूसरा नियम क्या है आपका भैया? दूसरा नियम आपका क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। क्या? स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम का मतलब क्या है? एकदम ध्यान समझिएगा। कोई भी पदार्थ है, कोई पदार्थ, वह चाहे जिस विधि द्वारा बनाया या प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात समान होता है। क्या होता है भैया? अनुपात समान होता है। ठीक ना? ध्यान समझिएगा। कोई पदार्थ हुआ, चाहे जिस भी द्वारा बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात जो है भैया वो क्या होता है? समान होता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे पानी है, ये भैया पनिया है ना, ध्यान समझिएगा। ये पनिया चाहे आप नल से भरो, ये पनिया चाहे आप नदी से भरो, ये पनिया चाहे आप तालाब से भरो, और ये पनिया चाहे आप जो है वर्षा का पानी हो, ठीक ना, बरसात, सब में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही रहने वाले हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जितना भी अनुपात हो, जैसे H2O है, तो हम लोग इसका अनुपात जब निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1:2 अनुपात ऑक्सीजन का 16, तो 2:16, ये क्या हो जाएगा? 1:8। तो ये अनुपात यही रहने वाला है, चाहे वो तालाब वाला पानी हो, चाहे समुद्र वाला पानी हो, चाहे नल वाला, चाहे कुएं वाला, चाहे बरसात वाला पानी हो। बात समझ में आई ना? तो ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, यानी अनुपात स्थिर रहता है। किसी कोई समस्या? अगर कोई समस्या है तो आप बेहिचक हमसे बोल सकते हैं, ठीक ना? चला जाए आगे। तो अब देखो कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। अब जैसे अब बात करें अगर परमाणु क्या है, अब परमाणु को थोड़ा सा हम लोग डिटेल ले चलते हैं। बातें नहीं, तो भूख लग रही है ना। चलो देखो भैया,
परमाणु क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। देखो परम अणु, ध्यान समझिएगा, परम अणु मतलब मुख्य अणु, ठीक। तो परमाणु शब्द कभी भी अगर आए तो आप ये दिमाग में याद करिएगा, गोल गोल लच्छाधार, इसी को कहते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं भैया, परमाणु बोलते हैं। ये गोल गोल लच्छादार जो है इसी को बोलते हैं परमाणु। किसी कोई समस्या नहीं ना? तो अब आप ध्यान समझिएगा, परम अणु का मतलब क्या है, सबसे छोटका भाग, सबसे छोटका भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक। अब आप लोग ध्यान समझिएगा, बात नहीं, यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, अगर परिभाषा के अकॉर्डिंग बोलना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है, सिर्फ कहलाती है, ठीक ना। लेकिन इस बात का थोड़ा सा विरोध भी मिलेगा, अभी आपको हम बताते हैं। देखो ये कहा दिया गया परमाणु क्या है, सबसे छोटा भाग है, और परमाणु क्या है, अविभाज्य भी, अभी आप पीछे समझ के आए। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है और सबसे छोटा, यानी इसको और भी विभाजित नहीं किया जा सकता, ये परमाणु है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो बीचवा में दिख रहा है इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। और नाभिक के बाहर कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। हर कक्षाओं में एक निश्चित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर एक कक्षा का एक फिक्स संख्या है, इतने ही इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में उपस्थित होंगे। क्लियर ना? अब आप समझिएगा, अब आप ये बात समझिएगा कि जो परमाणु है, परमाणु में क्या पाया गया, पहली बात तो नाभिक पाया गया, ठीक ना, और बाहरी कोश, ठीक। और नाभिक में क्या पाया गया, बात नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। और बाहरी कोश में क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन। क्या पाया गया भैया, इलेक्ट्रॉन, ठीक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु में एक नोट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जो परमाणु है, परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। कितने मूल कण पाए जाते हैं, 3 मूल कण पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही ना भैया बातें? परमाणु में कितने मूल कण पाए जाते हैं, 3 मूल कण, 3 पाए जाते हैं। टोटल कितने कण पाए जाते हैं, 43। कितने कण पाए जाते हैं भैया, 43। अभी तक आप लोग यही जानते रहे होंगे कि परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कितने कण पाए जाते हैं, 43। लेकिन मूल उसमें से कितने हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? लेकिन टोटल 3 कण है, वो सॉरी टोटल 43 कण है। वो सभी कण जो है कुछ समय के लिए बनते हैं, लुप्त हो जाते हैं, बनते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कुछ कण है कुछ सेकंडों के लिए बनते हैं, कुछ कण है कुछ मिनटों के लिए बनते हैं, कुछ कण है कुछ घंटों के लिए बनते हैं और लुप्त हो जाते हैं। यानी वो अस्थाई नहीं होते हैं। जो अस्थाई हैं वही कण हमारे आपके मूल कण माने जाते हैं, यानी कि वो हमेशा परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। बात समझ में आई ना? किसी कोई समस्या? कुछ कण का नाम आपको बताते हैं, जैसे लेप्टॉन हो गया, म्यूऑन हो गया, ठीक। ऐसे ऐसे बहुत सारे कण है। टोटली एक क्रिप्टॉन टाइप का है और 4-5 पॉजिटिव, 4-5 निगेटिव, ऐसे ऐसे करके ये सब कण पाए जाते हैं। तो आप उसको शायद याद नहीं रख पाओगे। अभी आप क्लास 9th में हो, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, ठीक।
तो अब देखिए आगे परमाणु पर फिर बात करते हैं। अभी अभी हमने आपको सिखा दिया कि जो परमाणु है, परमाणु पर क्या होता है, प्लस चार्ज। ठीक, और उसके बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और सॉरी, जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो नाभिक है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसमें क्या होता है, प्लस चार्ज। नाभिक के बाहर जो कोश है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आया कहां से, ध्यान समझिएगा। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर होता है प्लस चार्ज। ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, इसको E से डिनोट करते हैं, इस पर होता है माइनस चार्ज। जो न्यूट्रॉन है भैया, का है न्यूट्रॉन, इसको N से डिनोट करते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन कण होता है। ध्यान समझिएगा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। याद रहेगा ना, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप समझिएगा भैया कि जो परमाणु पर प्लस चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन है तो प्लस है इसमें, न्यूट्रॉन तो उदासीन है ना। अब आप और समझिएगा ध्यान से बातें। एक चीज आपको ये नहीं समझ में आ रही है कि जो शुरू में हमने बताया कि परमाणु क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में डिफिनीशन बोला जाए तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर आर नोन एज एटम्स। यानी कि परमाणु की सबसे छोटी इकाई को, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। लेकिन सबसे छोटी का मतलब क्या हुआ, जो विभाजित नहीं हो सकते, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो देख रहे हो सब मामला कुछ अलग ही चल रहा है कि परमाणु है, विभाजित करने की बात है छोड़ दो, परमाणु के अंदर नाभिक मिला, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला, और नाभिक के बाहर कोश मिली। अगर परमाणु सबसे छोटा भाग होता तो उसके अंदर कहां से नाभिक मिलता, उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते, बताओ। एक बात आप लोग बताओ, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है और उसका एक लड़का है, ठीक ना, तो जब तक वो अकेला है तो उसके घर वाले उसको कहेंगे एकलौता। एकलौता जानते हो ना, अकेला, एकलौता है। लेकिन मान लो कि एक आध 2 साल में उसका एक आध भाई और हुआ, तब जब एक आध भाई और एक आध भाई, मान लो 1-2 भाई और हो गए, तब उसको अगर एकलौता बोलेंगे तब तो बात गलत है ना, गलत है कि नहीं। उसी तरह से जब तक भैया परमाणु की केवल खोज हुई थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक की खोज नहीं हुई थी, तब तक तो परमाणु को सबसे छोटी इकाई पदार्थ की बोलना सत्य था। लेकिन जब उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तब भी अगर उसको सबसे छोटी इकाई बोल रहे हैं तब तो बात गलत है ना, समझ में आ रही बात है ना। तो फिर भी ये चल रही है बातें, तो हम लोग यही पढ़ते हुए चलते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि भले ही कहा जाता है परमाणु सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उसके अंदर ये सभी चीजें पाई जाती हैं। अब आप लोग समझिएगा ध्यान से। टाइम बार देखिए कितना हुआ। अच्छा चलो थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और। अब इसमें देखिएगा भैया, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हुई। अच्छा यहीं पर रोकते हैं, इसी से कहानी आगे बढ़ाएंगे हम लोग ना। इसी के बाद नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि ये हमारा आपका चैप्टर क्या है, परमाणु तथा अणु है। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले एक रासायनिक संयोजन का नियम हम लोग पढ़े। रासायनिक संयोजन नियम में क्या है, कोई भी पदार्थ जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि ऐसा अणु जिसको हम लोग और भी विभाजित तो नहीं कर सकते। कहने का मतलब जब किसी पदार्थ को हम विभाजित करते जाते हैं तो वो छोटे छोटे अणुओं में विभाजित होता जाता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब वो विभाजित होना बंद हो जाता है, तो वह सबसे, जब विभाजित होना बंद हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। यानी कि सबसे छोटा पदार्थ बोल सकते हो, सबसे छोटा कण बोल सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है के, बहुत मारेंगे। पहला क्या है,
पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब कोई पदार्थ अभिकारक से उत्पाद में बदलेगा लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा, जितना पहले है उतना बाद में भी रहने वाला है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप लोग पढ़े क्या, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ चाहे वो जिस विधि द्वारा आप प्राप्त कर लो, एग्जाम्पल पानी वाला दिया तो आप चाहे जिस विधि द्वारा उस पदार्थ को प्राप्त कर रहे हो या बना रहे हो, उसमें उपस्थित पदार्थों का अनुपात जो है बराबर रहेगा, उसमें स्थित तत्वों का अनुपात बोल सकते हो बराबर रहने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग बात किए परमाणु पर, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, कल यही परमाणु से आगे कहानी को बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।